हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका स्वागत है अपने टीम सीए और वन एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, और डेली अपनी क्लास होती है सुबह मॉर्निंग में 8 से लेके 9:30 तक, फिर 10:30 से 11:15 तक 3 क्लासेज होती है डेली। और कल से हमने परसों से शुरू किया है। अब 2 दिन से लाइव क्लासेज में कुछ दिक्कत आ रही है, तो कल हुई थी, आज वापस नहीं हो पा रही है। रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ मैं अभी, रिकॉर्ड करके ये वापस अपनी लाइव शेड्यूल वही रहेगा और लाइव ही चलेगी। बस ये बीच में कभी शुरुआत है तो क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है थोड़ा टेक्निकल कारणों की वजह से। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अपने, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अपने कोर्सेज भी अवेलेबल है वेबसाइट और ऐप दोनों के ऊपर अब, तो आप वहाँ जाके अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, जिसमें आपको सारा कुछ कंटेंट प्रोवाइड होगा, चाहे लेक्चर हो, चाहे नोट्स, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, एवरीथिंग। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में एक बार क्विकली मैं बता देता हूँ हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले पॉवर्टी होती क्या है, गरीबी क्या होती है, उसको हमने देखा। गरीबों की पहचान कैसे होती है, कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं पुअर पीपल, तो उनको हमने देखा कि एक पॉवर्टी लाइन हमने कहा। एक लाइन मतलब एक निर्धारित कर दी आय कि इस आय से कम है तो उसको पुअर बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे पॉवर्टी के भी, पुअर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो उसके अंदर हमने कहा था कुछ जो हमेशा इसी लाइन के बिलो नीचे रहते हैं, कुछ जो लाइन के ऊपर रहते हैं हमेशा, कुछ जो आते जाते रहते हैं, ट्रांजिशन वाले होते हैं। तो ये अलग अलग हमने कैटेगरीज पढ़ी थी। उनके लिए ये चार्ट इम्पोर्टेंट था। मैंने आपसे एक बोला भी था, आप एक नोटबुक मेंटेन करें अपने पास, मैं उसमें आपको ज़रूरी चीज़ें लिखूँगा। तो पहली चीज़ हमने ये पढ़ी थी क्या, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर MPEC, ये लास्ट मैंने लिखवाया था। और इसके अंदर 2400 और 2100 कैलोरी और 816 और 1000 रुपये, ये आप लिख चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद भी होगा। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2400 कैलोरी, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है ऊर्जा की, और शहरी क्षेत्र के अंदर 2100। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये और शहरी के अंदर 1000 रुपये। ये इतना जो कमा पाता है उसको हम क्या बोलेंगे, गरीब नहीं बोलेंगे। लेकिन जो इतना भी नहीं कमा सकता उसको हम क्या बोलेंगे, गरीब बोलेंगे। और ये जो रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा। अब आगे कुछ छोटी छोटी और डेफिनेशन है, वो मैं बता देता हूँ। पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा, अभी हमने बात की वो रेखा जिसके नीचे जो एक आय का निर्धारित लेवल, आय का एक पैमाना जिसके नीचे अगर उसकी आय है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गरीब। तो वो जो निर्धारण किया हमने पैमाना, उसको हम क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा। देन पॉवर्टी लाइन बास्केट, बास्केट का मतलब होता है टोकरी, और टोकरी के अंदर क्या होता है, देखिए अभी तो हमने सिर्फ आय के आधार पे कहा 816 और 1000 रुपये। अब सिर्फ आय से तो काम नहीं चलता, उसके अलावा मतलब सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से काम नहीं चलता, एजुकेशन, हेल्थ, कपड़ा, रहने के लिए मकान। तो जो वो टोकरी है जिसके आधार पे अपन गरीबी का निर्धारण कर रहे हैं, उसके अंदर खाने के अलावा हेल्थ, एजुकेशन, कपड़े और ये सारी चीज़ें भी ऐड कर दी। तो ये जो जितनी चीज़ें ऐड की जा रही हैं इन सबको क्या बोला जाता है, एक बास्केट बोला जाता है, टोकरी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन बास्केट। ठीक है, नेक्स्ट पॉवर्टी रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है गरीबी का। तो आप जानते हो जैसे 100 अगर टोटल लोग हैं अपने देश में, तो उसमें से 20 गरीब है, तो हम क्या कहेंगे, 20% पीपल क्या है, गरीब है। मतलब 20% क्या है, पॉवर्टी रेशियो, गरीबी का अनुपात है। ठीक है, तो अनुपात और कुछ नहीं है, जो काउंटिंग अपन ने की वो 100 में से कितनी है उसको क्या बोलते हैं, गरीबी रेशियो या पॉवर्टी रेशियो। इसको हेड काउंट रेशियो भी कहते हैं। हेड काउंट मतलब जो गरीब है उनकी एक एक की काउंटिंग करके उनका अनुपात निकालना। ठीक है, अब देखिए गरीबी है उसको 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, पॉवर्टी को 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है, देखिए जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी ही पढ़ रहे थे। एक हमने क्या निर्धारित कर दी, रेखा तय कर ली, जिसको अपन ने क्या बोला, पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो भी आ रहे हैं लोग वो सारे तो क्या है, नॉन पुअर। और इसके नीचे जो आ रहे हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं, पुअर बोल रहे हैं।
मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का सिंपल सा मतलब इतना है कि जब आप कोई एक पैमाना लेके, जब एक आय का लेवल तय करके कि इतनी आय जो कमा रहा है वो गरीब नहीं है और इतनी भी जो नहीं कमा पा रहा है वो गरीब है, तो इस तरीके को क्या बोलते हैं अपन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। ये कहाँ काम में आता है, तो देखिए जो अविकसित देश है, मतलब अंडर डेवलप्ड या विकासशील, मतलब डेवलपिंग कंट्री, ऐसे जो देश है, इंडिया जैसे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम लोग जो पॉवर्टी, गरीबी की कैलकुलेशन करते हैं वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, क्योंकि अपने यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की कमी है, गरीब वास्तव में गरीब है। तो ऐसे में अपन क्या कहते हैं कि भाई जो मिनिमम 1000 रुपये या 800 रुपये, 16 रुपये कमा लेता है उसको गरीब नहीं मानेंगे, और उससे भी नीचे है तो उसको गरीब मानेंगे। लेकिन जब बात करें अपन कोई विदेशी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, जो क्या है, डेवलप्ड देश है, विकसित देश है, अब बताओ क्या वहाँ पे ऐसा होगा कि कोई किसी को 1000 रुपये भी नहीं मिल रहे, बिल्कुल खाने की चीज़ें भी नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे जनरली हर किसी के पास पैसा होता है। तो वहाँ गरीबी का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो वहाँ ये दूसरा शब्द आता है, कौन सा, रिलेटिव पॉवर्टी। क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब देखिए, एब्सोल्यूट तो मतलब जो वास्तव में गरीब है, जिसके पास बिल्कुल खुद के पास कुछ नहीं है। रिलेटिव का मतलब जो दूसरों के कंपैरिजन में गरीब है, दूसरों की तुलना में गरीब है। समझे बात। देखिए एक तो अपने इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो वाकई में सड़क पे भीख मांग रहे हैं वो क्या है, गरीब है, जो वाकई में वास्तविक एब्सोल्यूटली गरीब है, किसी दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर मैं खुद को कहूँ कि मैं गरीब हूँ, तो मैं गरीब कैसे हूँ, तो अगर मैं किसी बड़े से कंपेयर करता हूँ, मान लो अंबानी से, तो अंबानी की इतनी आय, उसके हिसाब से मैं गरीब हूँ, तो मैं रिलेटिवली पुअर हूँ। क्या हूँ मैं, रिलेटिवली पुअर हूँ। किसके कंपैरिजन में, जो हाई इनकम वाले हैं, जिनकी उच्च आय है, उनके कंपैरिजन में मैं क्या हूँ, पुअर हूँ। तो ये देखिए ये कहाँ होता है, जो डेवलप्ड देश है, विकसित देश है, वहाँ पे गरीबी कैसे निकाली जाती है, तो जो ऊपर के अमीर लोग हैं, ऊपर के मतलब जिनकी आय ज़्यादा है, उनका कंपैरिजन किया जाता है किसके, जिनकी नीचे है आय। और फिर क्या किया जाता है, जो सबसे नीचे वाले लोग हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, गरीब। अब वो भारत के हिसाब से अगर आप देखोगे, इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी से अगर मैच करोगे, तो इस 1000 से तो वो कहीं ज़्यादा ऊपर है, लेकिन जब इनके कंपैरिजन में देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। बात दोनों में फ़र्क समझ आया। एब्सोल्यूट का मतलब वास्तविक, रिलेटिव का मतलब तुलनात्मक, किसी की तुलना में। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में ये गरीब नहीं है, इसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, लेकिन जब हम तुलना करते हैं तो ये गरीब कहलाता है। ये कहाँ होता है, विकसित देश में, और ये कहाँ, अपने जैसे देशों के अंदर, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, एक कंडीशन है जहाँ पे हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड मतलब घर की आय जो है, किसी घर की आय बिलो यानी नीचे है, अननेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब फूड, शेल्टर एंड हाउसिंग, रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब जो किसी घर की आय नीचे है, किससे, एक जो बेसिक लेवल होता है किसके लिए, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जो चाहिए, अगर उससे भी कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दिस कंडीशन मेक इट पॉसिबल टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो ओवर द टाइम। इससे क्या कर सकते हैं अपन, भारत में कितने गरीब है, पाकिस्तान में कितने गरीब, आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी, अ कंडीशन, एक स्थिति जहां किसी घर की इनकम इज सर्टेन परसेंटेज बिलो द मीडियन इनकम, मतलब मीडियन आप जानते हो, मीन, मोड, मीडियन, मतलब जैसे एवरेज मान लिया, किसी डेवलप्ड देश के अंदर मान लो 100 रुपये भी इनकी इनकम है किसी की, और किसी की 1 लाख भी मंथली इनकम है। अब उन्होंने एवरेज निकाल दिया क्या, 10,000 मंथली, कि हमारे देश की औसत आय कितनी है हर किसी की, 10,000। अब जिससे 10,000 से नीचे है, जो औसत भी नहीं कमा पा रहा है, मीडियन से भी कम है, तो फिर उसको अपन क्या बोल देते हैं, गरीब। ये असली में तो गरीब नहीं है, अपने 1,000 के लेवल से तो ऊपर है, लेकिन जब तुलना करते हैं बाकी की आय से, पूरी इकोनॉमी की जो एवरेज आय है उसके कंपैरिजन में इसकी आय क्या है,
कम है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, तुलनात्मक तौर पे गरीब, यानी रिलेटिव पॉवर्टी। बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया, भारत में गरीबों की संख्या, वो दोनों डेफिनेशन ध्यान रखनी है आपको, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अपने इंडिया में कौन सी पॉवर्टी अपन कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कौन सी, एब्सोल्यूट, जो ऊपर वाली थी वास्तविक गरीबी, जो गरीबी रेखा से निर्धारित होती है। क्या रिलेटिव वाली गरीबी रेखा से निर्धारित होती है? नहीं, उसके लिए कोई गरीबी रेखा नहीं तय होती। नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया, भारत में गरीबों की संख्या कैसे करते हैं अपन, तो हेड काउंट रेशियो, मैंने आपको बताया, गरीबों को एक एक को काउंट किया जाता है जिनकी आय एक लेवल से नीचे है। आगे चलते हैं, ये कौन करता है, तो देखिए डाटा तो कौन पब्लिश करता है, नीति आयोग। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लानिंग कमीशन करता था, और अब कौन करता है, नीति आयोग। कौन करता है, नीति आयोग। क्या नीति आयोग खुद कोई सर्वे वर्वे करता है? नहीं, तो वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या NSSO, जिसका पुराना नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डिपार्टमेंट है उनके डाटा को यूज़ करता है। तो आप लिख सकते हो अपने नोटबुक के अंदर कि जो पॉवर्टी या गरीबी के जो डाटा है वो रिलीज कौन करता है, नीति आयोग। ठीक है, और वो कलेक्ट कौन करता है, एकत्रित कौन करता है डाटा, तो आप लिख दीजिए NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, चलिए अब कुछ गरीबों की संख्या को लेके कंपैरिजन दिया हुआ इंडिया में, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया। देखिएगा, एक लेवल दिया हुआ है आपका कौन सा, 1973 और 74 का लेवल। एक लेवल दे रखा है 2011 और 12 का लेवल। अब देखिएगा, एक तो हम लिख रहे हैं नंबर्स में संख्या वाइज, और एक हम लिख रहे हैं परसेंटेज वाइज। 73-74 में कितने थे गरीब, तो 320 मिलियन। ये 11-12 में कितना रह गए, 270 मिलियन। वहीं परसेंटेज वाइज देखें तो उसमें कुल आबादी का 55% क्या थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे, और जो अब कितना रह गया, 22%। क्लियर है ये बात, भूलोगे नहीं। मिलियन क्या होता है, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। ठीक है, तो देख लीजिए, पहले 320 मिलियन थे, अब कितने हो गए, 270 मिलियन, मतलब करीब करीब 50 मिलियन की कमी आई है गरीबों में। ठीक है, वहीं अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो पहले 55 थे, अब 22 रह गए, मतलब 33% की कमी आई है। ठीक है, इन दोनों में मैं सीधा कर रहा हूँ, वैसे परसेंटेज वाइज अलग फिगर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन 1973 मोर देन 80% ऑफ पुअर वर इन रूरल एरियाज। 1973-74 में क्या था, 80% जो थे वो कहाँ थे, ग्रामीण क्षेत्रों में थे गरीब। ठीक है, वहीं 2011 के अंदर क्या हो गया, देखिए, एंड दिस सिचुएशन हैज़ नॉट चेंज इवन इन 2011 वन। अभी भी क्या है, 80% लगभग ग्रामीण क्षेत्र में है, मतलब जो रेशियो है ग्रामीण में ज़्यादा है, शहरी क्षेत्रों में कम है गरीबी, वो आज भी वैसा ही है। चलिए, ये सिर्फ याद रखने लायक बात है, कुछ भी समझने लायक इसमें नहीं है। वैसे एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाए, इसके बहुत कम चांस है इस तरह के डाटा। नेक्स्ट, आगे देखिए, थोड़े और आंकड़े दिए गए स्टेट वाइज कि कौन से राज्य में ज़्यादा है, कौन से में कम है। तो देखने से ही पता चल रहा है, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, बिहार हो गया एक, MP हो गया एक, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक UP हो गया। इनमें क्या है, तमिलनाडु में भी काफ़ी है। इनमें गरीबों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, कब ज़्यादा है, देखिए, ये ब्लैक वाला तो है 1973 का, और 2011-12 का है ये डॉट डॉट जो लाइनें लगी हुई है। तो अगर 11-12 के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे अधिक किस में है, MP में 36%, फिर 33% उड़ीसा में, फिर 32%
महाराष्ट्र में, 34% बिहार में, 32 इसमें और 29% कहाँ है, यूपी में। ठीक है, सिर्फ एनालिसिस दिया है समझने के लिए। मैं आपको अगर मोटा मोटी बताऊं, देखो सबसे अधिक किस में है, एमपी में, फिर उसके बाद कौन है, देखिए 36 के बाद 34 नंबर पे है बिहार, फिर 33 नंबर पे है उड़ीसा, फिर उसके बाद आ जाता है 32 पे महाराष्ट्र, फिर यूपी। ये है 2011-12 का आंकड़ा, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र एमपी में। ठीक है, नेक्स्ट, कैसे होती है गरीबी, पॉवर्टी का कारण क्या है, क्यों लोग गरीब होते हैं। तो देखें, कुछ एक कारण दे रखे हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का पूरा विस्फोट। जाहिर सी बात है, देश के अंदर संसाधन जो है वो सीमित है। अब मान लो अपने पास 100 रुपये हैं घर में, और घर में अगर 2 ही सदस्य हैं तो दोनों को कितने कितने मिलेंगे, 50-50। इसमें रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ मिल जाएगा उसको। वहीं अगर 100 रुपये है और घर में 10 मेंबर है तो सबको कितना कितना मिलेगा, 10-10 मिलेगा। वही स्थिति भारत के साथ है कि अपनी जनसंख्या है 150 करोड़ के आसपास, जो संसाधन है वो सीमित है, तो हर किसी को मिलता है क्या, बहुत थोड़ा 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 मिलता है, और वो थोड़े में से भी कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर भारत में सबसे ज़्यादा है। क्यों, फिर से वही, पॉपुलेशन एक तो ज़्यादा है, प्लस पॉपुलेशन के अंदर स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इस कारण उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। स्वयं खुद रोज़गार भी नहीं कर सकते जब तक उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो ये दूसरा कारण है मुख्यतः। नेक्स्ट, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, आय के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज, मतलब भारत की जो 70-80% जो धन है, जो संपत्ति है, वो सिर्फ 10% लोगों के पास है, और बाकी 90% लोगों के पास सिर्फ 20-30% जो बाकी बची कुची है वो। तो आय के अंदर जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। इन दोनों के अंदर, आय के अंदर इनइक्वलिटी बहुत है। अगर आप कोई दूसरे देशों में देखोगे जो विकसित है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ सबकी लगभग औसत आय होती है, कुछ एक हो सकते हैं गरीब बहुत ज़्यादा अमीर हो, बाकी लगभग सब क्या होते हैं, बीच के लेवल के होते हैं, जिनके पास ठीक ठाक संपत्ति होती है। नेक्स्ट, हाई लिटरेसी इलिटरेसी रेट, असाक्षरता की दर, पढ़े लिखे लोग कम हैं, पढ़े लिखे कम है तो स्किल नहीं है, स्किल नहीं है तो वो रोज़गार के लायक नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली किसके जाल में फंस जाते हैं, गरीबी के जाल में फंस जाते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारण तो आप जानते ही हो। 1947 से पहले तो हम ब्रिटिश रूल में थे, तो उनको तो बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, अपना शोषण हो रहा था। और उसके बाद आज़ाद हुए तो अभी 70 साल के अंदर जो योजनाएं हैं वो इस तरीके से काम नहीं कर रही है कि गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म कर पाए। तो इस वजह से भी गरीबी जो है वो प्रसिस्ट करती है, रहती है मार्केट के अंदर लोगों के बीच में। कौन कौन से कारण थे, एक बार आप क्विकली वापस देख लीजिए। पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है, इलिटरेसी है, फिर पॉलिटिकल फैक्टर है। कोई आपसे ऐसे लिखने को बोलेगा नहीं। बाई चांस ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा कारण है या कौन सा कारण नहीं है, तो आप खुद से पहचान सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेथड्स टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के तरीके। देखें जरा, क्या तरीके हैं जिनसे गरीबी हट सकती है। अब ये तो तरीके किसको बताने चाहिए, सरकार को बताने चाहिए। देख लेते हैं फिर भी। सबसे पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ में तेज़ी लाना, मतलब जो आर्थिक विकास है भारत का, उसके अंदर अगर गति आएगी, मतलब जीडीपी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, पर पर्सन जो कैपिटा है, हर हिस्से के आदमी के हिस्से में आने वाली, ऐसा कोई बांटता नहीं है हर आदमी को, लेकिन जो औसत भारत के अंदर संसाधन अगर बढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी मतलब संसाधन बढ़ेंगे,
तो पैसे ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। वही एग्जाम्पल अभी मैंने कहा, अपने घर में 100 रुपये है, सब अगर जनसंख्या ज़्यादा भी है 10-10 मिल रहा है, लेकिन अगर अपन इसी पे काम करेंगे, इस 100 को तो कैसे भी करके 200 तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं सबको कितने मिलेंगे, 20-20 मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी। दूसरी दिक्कत ये है कि भाई 100 रुपये है, अगर सबको 10-10 मिले तब तो कोई बात नहीं, सबका गुजारा हो जाए। लेकिन अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ उल्टा है। जो 100 में से 90 रुपये है वो तो 2-3 लोगों के पास है, और बाकी किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास आधा रुपया है, 0.5। तो ऐसी पूरी जनसंख्या जिनके पास बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है, और इनके पास बहुत ज़्यादा है, तो इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये इनइक्वलिटी ख़त्म हो जाए, मतलब ये 90 वाले कुछ इधर आ जाए, सबके पास थोड़ा थोड़ा आए, तो ये जो गरीब हैं इनका भी क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। बात समझ आई। पहली चीज़ तो ये संसाधन ही बढ़ाओ भाई, 100 से बढ़ा के 200 कर दो। 200 कर भी दिए, 200 में से 180 तो सिर्फ ये अमीर लोग ले जाएंगे, गरीबों के पास तो उतना ही बचा। तो दूसरी चीज़ आती है क्या, आपस में इनइक्वलिटी ख़त्म करो, असमानता जो है ना आपस में गरीब और अमीर, वो ख़त्म करो। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये तो वेरी मस्ट है। क्या जनसंख्या पे नियंत्रण होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हिस्सेदार हैं वो कम हो जाएंगे। तो 3 तरीके, तीनों समझ आ गए। पहला तो वो जो 100 रुपये की अपनी आय है इसी को बढ़ा दो। दूसरा, 100 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रॉपर सब में बराबर कर दो। तीसरा, इसके जो हिस्सेदार है 100 के, ये सारे, इनके अंदर ही कमी ले आओ जनसंख्या में। नेक्स्ट, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा रोजगार देके। लैंड रिफॉर्म्स, देखिए कृषि भारत के अंदर 50% लोग आज भी उस पर निर्भर हैं, और अगर वहाँ ज़मीन सबको बराबर मिलती है लैंड रिफॉर्म्स लाके, तो कहीं ना कहीं खेती करने लायक ज़मीन मिलेगी, तो काफ़ी एक बड़ा हिस्सा जो है गरीबी से बाहर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका टॉपिक दे रखा है स्पेसिफिकली, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। सिर्फ आपको एक बार नाम पढ़ना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, इसका एम, ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एंड स्मॉल टाउन, जो छोटे टाउन है और जो गांव के क्षेत्र हैं वहाँ पे स्वरोजगार उत्पन्न करना, लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, उसके लिए उनको बैंक से लोन दिलाना, किसी भी तरह का बिजनेस को सेटअप करना, हर तरह की चीज़ें उनको उपलब्ध करवाना, ताकि वो खुद को रोज़गार दे प्लस 2 लोगों को और भी रोज़गार दे सके। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, नाम से ही पता चल रहा है शहरी क्षेत्र के अंदर रोजगार देने के लिए। कैसा रोजगार, फिर से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद से कुछ काम करके अपना रोजगार करे, जो गुजारा कर सके, वैसी स्कीम। नेक्स्ट, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना क्या है, ये 2001 से आई। तो जो पहले कोई 2 स्कीम थी, देख लीजिए, स्कीम ऑफ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, उन दोनों को मिला के ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनाई है। इसमें क्या है, प्रोवाइडिंग वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया एंड फूड सिक्योरिटी, मतलब जैसे मनरेगा है, मनरेगा का छोटा वर्जन था पहले, गाँव के अंदर सीधा रोजगार देती थी सरकार। ऊपर वाली दोनों स्कीम थी वो किसके रिलेटेड थी, स्वरोजगार, मतलब खुद काम करो, कोई धंधा करो, उससे रिलेटेड थी। ठीक है, ये भी स्वरोजगार। लेकिन ये जो है ये किससे रिलेटेड है, मनरेगा जैसा है। ये मनरेगा ही हो गया आपका, नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट, सॉरी उल्टा बोल दिया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था, जो क्या कहता है, हर साल 100 दिन मिनिमम इतना तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड है, अगर नहीं है तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अभी ऊपर देखा था। देन मेजरिंग नंबर ऑफ, ये तो पढ़ चुके हैं। अब लास्ट चीज,
ये स्कीम ज़्यादा काम की नहीं है, सिर्फ आप नाम लिख दीजिएगा, है ना। एक बार मैं वापस बता दूं आपको। पहला तो कौन सा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दूसरा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तीसरा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नरेगा, बस खत्म। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये भी आपके टॉपिक में दे रखा है सिलेबस में, क्रिटिकल इवेल्यूशन, मतलब विवेचना करनी है किसकी, ये जो सरकार की स्कीम्स हैं क्या ये सही से काम कर रही है या नहीं। अगर सही से लागू है तो गरीब कम क्यों नहीं हो रहे हैं, गरीबी कम क्यों नहीं हो रही है। तो एक उसका क्रिटिकल इवेल्यूशन करना है। तो इस पे ज़्यादा वैसे थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत कम चांस है, फिर भी समझना ज़रूरी है। देखें ज़रा क्या कारण है कि जो योजनाएं हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसका एक इवेल्यूशन अपने को करना है। फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंट परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट पोवर इन सम स्टेट एज वेल एज इज नाउ वेल बिलो द नेशनल एवरेज। आज़ादी के बाद पहली बार फर्स्ट टाइम जो नेशनल एवरेज है गरीबी का नेशनल एवरेज क्या है, अभी हमने पढ़ा 22%, 2011 के हिसाब से कितना है भूलिएगा मत, 22%। ज़्यादातर स्टेट इस 22% के क्या है, नीचे है। कुछ एक स्टेट हमने देखा था MP, UP, बिहार 32-36% पे है, तो उनको छोड़ के बाकी लगभग सब क्या है, इस नेशनल एवरेज के नीचे आए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा एक ये भी बात है, कोई ऐसा मेजर बड़ा काम नहीं हुआ जिससे एकदम आमूलचूल परिवर्तन हो जाए और गरीबों की संख्या में अचानक से गिरावट आ जाए। ऐसी कोई भी योजना आई है क्या, ऐसी कोई भी योजना नहीं आई है। सिर्फ क्या होता है, योजना के नाम चेंज हो जाते हैं, काम चेंज हो जाते हैं, बस दो योजनाओं को मिक्स कर दिया जाता है, कभी तोड़ दिया जाता है, नाम बदल दिए जाते हैं, बस इतना ही हो रहा है। अब आगे देखिए, जो योजनाएं हैं वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने 2-3 बातें कही है जो अपनी NCERT में लिखी हुई है। वैसे तो खूब सारी बातें जो उन्होंने कही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी तक हमने एक बात पढ़ी, सबसे पहले तो जो अपना नेशनल एवरेज है 22%, अभी हमने पढ़ा जो 73-74 में कितना था, 55% था। टोटल वो नंबर्स में कितने थे, 320 मिलियन, अभी कितने 270 मिलियन, परसेंटेज में 22%। अब देखिए इन विद्वानों ने क्या कहा है, सबसे पहला ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो ज़मीन है वो इक्वली सब में बांटी नहीं गई है। मतलब आज़ादी से पहले जो जमींदार लोग थे, जो साहूकार लोग थे, उनके पास खूब सारी ज़मीनें दबाई हुई थी, तो आज़ादी के बाद एज इट इज़ उन्हीं के पास रह गई, और जो बाकी जो गरीब थे वो लैंडलेस हो गए, उनके पास ज़मीन रही नहीं, तो उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी जो भी एसेट है तो वो उनके पास नहीं होने की वजह से अब सरकार किसानों को कोई मदद भी करती है, लेकिन जिसके पास ज़मीन ही नहीं है या बहुत नॉमिनल से ज़मीन है, बताओ क्या उसको कोई ख़ास फ़ायदा पहुंचेगा, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर दीज इज़ नॉट सफिशिएंट। जितने लोग गरीब हैं, मतलब 30%, 55% थे, मतलब आधी जनसंख्या, आज भी 20% अगर आप देखो 150 करोड़ के, तो करीब 20-30 करोड़ लोग, तो 30 करोड़ के लिए जितने संसाधन गरीबों को बाहर लाने के लिए चाहिए उतने संसाधन इनमें से कोई भी स्कीम नहीं दे रही है। तो जाहिर सी बात है गरीबों को ऊपर लाया ही नहीं जा सकता जब इतनी बड़ी कोई योजना बनी नहीं, उसके लिए इतने संसाधन चाहिए, वो लाना संभव नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी हैव आल्सो फेल्ड टू एड्रेस अ मेजॉरिटी ऑफ वल्नरेबल पीपल हु आर लिविंग ऑन और जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन। ये मैंने पहले ही बताया था। दिक्कत क्या है, ये हमने गरीबी रेखा का निर्धारण कर लिया, अब इसके नीचे नीचे जो लोग हैं इनकी तो अपन थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन इस लाइन के आसपास जो लोग हैं, जो यहाँ बैठे हैं, तो इनको तो कोई सपोर्ट मिलता नहीं है, क्योंकि तो गरीबी रेखा के ऊपर है, ना इनको राशन का मिलता है, ना कम कीमत पे गेहूँ चावल कुछ नहीं मिलता है, इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये लोग क्या है, थोड़े बहुत इससे बाहर आते हैं, तो इनमें से कुछ इसमें भी आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास भी कोई परमानेंट रोज़गार तो है नहीं। जो महीने के 1000 की बजाय 1200 रुपये कमाता है, बताओ क्या उसके पास कोई परमानेंट रोज़गार है, जॉब सिक्योरिटी है? ऐसा तो है नहीं। तो जब भी वो उसको जॉब से निकाला, नौकरी से निकाला, काम नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा, रेखा के नीचे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली संख्या जो 22% की 22% ही रहेगी, कुछ ऊपर जाएंगे तो कुछ ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे।
तो दिक्कत क्या है, जो गरीबी को मेज़र करने का तरीका है, ये जो लाइन वाला कि भाई एक फिक्स कर दिया 1000 रुपये, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए, इसके अलावा और तो भाई कई तरीके हैं। शिक्षा दो, ठीक है, शिक्षा मिलेगी तो स्किल मिलेगी, स्किल दीजिएगा तो रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो एक परमानेंट आय का साधन बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा मोटिवेट करो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए कि भाई आओ आप कुछ सीखो। इस तरीके से ये सारी चीज़ें थ्योरी वाली दे रखी है। बस कुल मिला के छोटा सा चैप्टर था, हमने बहुत ज़्यादा खींच लिया, लेकिन क्योंकि शुरुआत है, अपना फ्लो बन रहा है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी था। मैं एक बार आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। पॉवर्टी, पहली चीज़ पढ़ी, क्या होती है पॉवर्टी, क्या होती है बताओ? कोई व्यक्ति जो अपनी बेसिक मिनिमम, मतलब एकदम न्यूनतम जो नीड्स है, यानी ज़रूरत है, अगर उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गरीब बोलेंगे। दूसरा, गरीबी रेखा, तो इसके लिए तो आप बस एक ही ध्यान रखिए, रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी, 2400 2100, ये तो है कैलोरी वाइज। अगर रुपए में बात करें तो 816 हज़ार। ये उल्टा क्यों? यहाँ ज़्यादा कैलोरी है, पैसे कम क्यों लग रहे हैं? गांव में सस्ता है, शहर में खर्चा ज़्यादा है, तो 1000 रुपये। ठीक है, फिर तीसरा हमने पढ़ा क्या? टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो इसमें तो हमने पढ़ा, एक एब्सोल्यूट होता है, दूसरा रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट कहाँ काम आता है बताओ? एब्सोल्यूट जो हमने कहा था, कौन से? अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग देश है। यहाँ पे गरीबी का निर्धारण कैसे होता है? तो पॉवर्टी लाइन से होता है। वो हमने कह दिया, एक बास्केट तय कर दिया, कम से कम इतनी आय है तो इतनी आय होनी चाहिए, तो यह गरीबी रेखा से निर्धारण होता है। रिलेटिव पॉवर्टी कहाँ काम आता है? डेवलप्ड नेशन में। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो एवरेज इनकम है देश की, उस एवरेज इनकम के बेसिस पे कहते हैं कि भाई इसके बिलो जो है, या एवरेज इनकम के 50% से भी जो कम कमा रहा है, उसको अपन क्या मानेंगे? पुअर मानेंगे। ठीक है, तो ये रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, और ये एब्सोल्यूट का मतलब होता है वास्तविक, जो हकीकत में गरीब है। नेक्स्ट, हमने टाइप्स ऑफ पुअर भी देखे थे, गरीबों के भी टाइप देखे थे। तो इसके अंदर हमने एक तो कहा था जो हमेशा नीचे ही नीचे है, दूसरा जो हमेशा नीचे रहता है लेकिन कभी कभार ऊपर चला जाता है, तो इनको तो हमने क्या बोला था? क्रॉनिक, मतलब वो समकालिक या कौन सा ऐसा बोला था, हमेशा जो चिरकालिक, चिरकालीन, मतलब जो हमेशा के लिए गरीब ही रहता है, इन दोनों को कहते हैं। फिर ट्रांजिशन वाले थे जिनको बदलता रहता है, तो वो क्या थे? एक तो ऊपर नीचे लगा रहता है, या जो ऊपर ऊपर है कभी कभार नीचे भी आ जाता है। फिर लास्ट बोला था हमने नॉन पुअर, जो हमेशा ऊपर ही रहता है। ठीक है, इसके बाद ये इतनी सारी बातें पढ़ी, फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा इसके बाद बताओ? हमने पढ़ा गरीबों की संख्या इंडिया में कितने हैं। तो हमने 1973 और 74, 2011 और 12, ये दो आंकड़े लिए थे। 73-74 में रूरल और अर्बन, बताओ कितने थे 73-74 में? सॉरी, रूरल अर्बन का तो यहाँ नहीं आया था, वो था संख्या में कितने थे और परसेंटेज में कितने थे। 320, 2011-12 में कितनी होगी संख्या बताओ? 270 मिलियन। ये कितने थे? 55%, जो कितने रह गए? 22%। अगर स्टेट्स की बात करें तो ज़्यादातर जो है वो 22% के नीचे ही है, बट कुछ एक है, जैसे हमने कहा MP, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, UP,
ये सारे स्टेट हैं जहाँ आज भी जो नेशनल एवरेज है उसके भी ऊपर है। नेक्स्ट हमने कुछ स्कीम्स पढ़ी, सरकार की योजनाएं जो गरीबी को ख़त्म करने के लिए लाई गई है। और लास्ट उसका क्रिटिकल इवेल्यूएशन, मतलब क्या ये योजनाएं सही है, फेल हो रही है तो क्यों हो रही है। तो हमने इसका कारण कहा, एक तो संसाधन कम है, योजनाओं में इतना कोई संसाधन नहीं है। फिर लैंड जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज़मीन बराबर सही में वितरित नहीं है। नेक्स्ट और क्या पढ़ा था हमने, लिटरेसी मतलब एजुकेशन नहीं है, इस वजह से भी दिक्कत होती है। सिर्फ स्कीमों का नाम बदल दिया जाता है, बाकी उसके अलावा कुछ भी बदला नहीं जाता, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो गरीबी रेखा के जस्ट ऊपर के लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार, तो वो वापस क्या बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। इसके अलावा एक दो छोटे छोटे और पॉइंट्स थे बीच में, ये देखिए मेथड्स टू रिमूव, कैसे हटा सकते हैं। तो ये तो थ्योरी वाले हैं, सिर्फ पॉइंट आपको देखने हैं। और कारण क्या है, कारण और कैसे हटाया जाए ये आप खुद एक बार वापस देख लीजिएगा। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था पॉवर्टी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर नया टॉपिक लेंगे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक के अंदर जितनी बातें याद रखनी है मैंने आपको बता दी, सिर्फ ये जो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कितना याद रखना है। एक तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो वर्ल्ड के अंदर हर 5वां पुअर है वो कौन है, इंडियन है। फिर दूसरा एक जेल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, दादा भाई नौरोजी। फिर आज़ादी के बाद ये काम किसने किया, तो प्लानिंग कमीशन ने। कैसे, वो पंचवर्षीय योजना लेके आए थे, 5 ईयर प्लान, ठीक है। उसके बाद हमने वो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, 816, 1000, 2400 ये वाला। फिर ये संख्या पढ़ी थी अभी, जिसके अंदर क्या था, यही 320, 270 मिलियन, 55% और 22% वाली बात। फिर कुछ स्टेट्स देखे थे जो नेशनल एवरेज जो 22% है उससे भी ऊपर है अभी तक, जिनमें गरीबों की संख्या ज़्यादा है। और लास्ट में गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स देखी थी, और स्कीम्स और प्लस वो क्यों फेल हो रही है, क्यों फेल हो रही है उसके वो तीनों पॉइंट आप ज़रूर से वापस देखिएगा। कि भाई एक तो पॉवर्टी लाइन के जस्ट ऊपर वालों का ध्यान नहीं रख रही है, संसाधन नहीं दे रही है, सिर्फ नाम बदल रही है बस। तो ये इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले मैं इसके पुराने क्वेश्चन सारे करवाऊँगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप एक बार इसको प्लीज़ रिवाइज़ कीजिएगा तसल्ली से। नोट्स जो है वो आपकी वेबसाइट पे कोर्स में ऐड हो गए हैं, आप आराम से इसको पढ़िए और कल क्वेश्चन इसके करके अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और अगर क्लासेस नहीं आ पाती है कुछ भी कारण से, ये सिर्फ शुरुआती पहले हफ्ते में है दिक्कत, मैं आपको बता दूं, हमेशा ऐसी आपको भी पता है नहीं रहने वाली है, तो थोड़ा सा आप सहयोग करें, ठीक है। थैंक यू।